हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में विस्थापन अभिक्रिया को समझने वाले हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन को समझने वाले हैं। लेकिन उसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है। दैट इज पहला कि आपको जब आप ये लेक्चर देखते हो तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि आप झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ताकि ये मुझे समझ में आएगा कि ये जो लेक्चर है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि आपको वीडियो के साथ साथ वीडियो पॉज करके आपको अपना नोट्स रेडी करना है। ठीक है। अगर आप अपना नोट्स रेडी करते हो तो आप विश्वास मानो, जिस दिन ये सीरीज कंप्लीट होगा आपके पास एक कंप्लीट नोट्स होगा और आपको एग्जाम के टाइम जो शर्मा गेस या विद्या गेस पेपर या फिर वर्मा प्रेस जो लेने का जरूरत पड़ता है ना, आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग का एक होमवर्क है, ये होमवर्क कि आपको डेली आप जो लेक्चर देखते हो उससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आता है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एटलीस्ट एक स्टूडेंट को एक तो आपको कमेंट करना। ठीक है। ताकि इससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, अपने सब से वो सारे स्टूडेंट, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी गलत ना हो तो आपको एक काम बस करना है कि आप वीडियो जैसे आप देखोगे, जैसे वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद जो भी आपको एक समझ में आता आपको कमेंट करना है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट करना आंसर के साथ। ठीक है। और अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है और आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन भी आपको कमेंट करना। और वैसे स्टूडेंट जिनको भी आंसर समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करेगा। इससे हम लोग का क्या होगा, रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है। और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या होगा, तैयार होते रहेगा। ठीक है, समझ गए हैं? ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन, देखिए विस्थापन नाम से ही पता चल रहा है। देखिए हर आंसर ना नाम में ही छिपा होता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापित करना। ठीक है। विस्थापन का मतलब क्या है, विस्थापित करना मतलब हटा देना। समझ रहे हो? ठीक है। तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया समझो, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझो, एकदम एक एक चीज अच्छे से समझो। तो विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे क्या कर रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, विस्थापित होगा। अब क्या विस्थापित होगा, चलिए आइए समझते हैं। तो हमारा जो है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे, तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अगर आप नहीं समझे हो, अगर आप ये लेक्चर, अगर आप इस लेक्चर में आए हो तो पहले, इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है। आप पहले जाके 4 लेक्चर कंप्लीट करो, देन ये आपका 5th लेक्चर चल रहा है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। और अगर आप 4 लेक्चर देख चुके हो तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे, जब जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया में जब एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे या फिर हटा दे। विस्थापित करना या फिर हटा देना, जब एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे या फिर हटा दे, तब ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तब ऐसा अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बहुत सिंपल है, आपको डेफिनेशन भी याद हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि कौन किसको विस्थापित करेगा। ठीक है। ये तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा ना कि अगर विस्थापन अभिक्रिया है तो विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि कौन किसको विस्थापित करेगा। अगर एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा तत्व कौन से तत्व को विस्थापित करेगा। तो अब कौन सा करेगा, देखो यहाँ पे इस लाइन में आपका आंसर है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को, मतलब कि रिएक्टिव, जो जितना रिएक्टिव होगा, जो जितना तेजी से रिएक्ट करेगा, जो जितना तेजी से स्ट्रांग होगा और जितना जल्दी रिएक्ट करेगा, वो कम रिएक्टिव वाले को, मतलब कि कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। होप आपको ये लाइन समझ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस डेफिनेशन का ही है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो अब हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो अभी हम लोग बने रहे वीडियो में, आपको अभी सब कुछ मेंशन है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक एक चीज मैंने डाला है नोट्स में कि कौन क्रियाशील है कौन नहीं है, कौन किससे ज्यादा क्रियाशील है और कौन किसको विस्थापित करेगा। ठीक है।
तो कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। और कौन से तत्व को विस्थापित करता है? जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, विस्थापित करता है। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूजन था, डाउट था, क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब समझते हैं कि देखो जो भी एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि Fe जो हमारे क्या है, सॉलिड है, ठीक है, CuSO4 जो क्या एक्वस में है, वो क्या करता है, देखो FeCu मतलब कि जो Fe है मतलब आयरन, ठीक है, आयरन क्या करता है, वो कॉपर से, ठीक है, आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे क्या कर दे रहा है, सल्फेट, कॉपर से सल्फेट को अलग कर दे रहा है। ठीक है, तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, और ये क्या बन जा रहा है, FeSO4 और Cu यहाँ पे अलग हो गया। समझ में आया? ओके, टेंशन लेने का नहीं, अभी आपका यहाँ पे सीरीज दिया, अभी नीचे आपको मिलेगा, ठीक है, आपको सब मिलेगा कि कैसे हम लोग जानेंगे मैम कि कौन सा तत्व किससे ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो यहाँ पे ZnCuSO4, ठीक है, ZnCuSO4 में यहाँ पे Zn क्या कर रहा है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे फिर वही काम कर रहा है, विस्थापित कर दिया और क्या बन गया, ZnSO4 और Cu को यहाँ पे कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो Pb प्लस CuCl2। अब यहाँ पे जो Fe, Zn या Pb, ठीक है, ये सब कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो देखो यहाँ पे Cu को फिर क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अलग कर दिया, और क्या बन गया, PbCl2 और Cu यहाँ पे अलग हो गया। तो Cu की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व जो Fe, Zn और Pb जो कॉपर के अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील होता है, और कॉपर इन तीनों के बाद आता है, मतलब कि इन तीनों से कम रिएक्टिव होता है, और उसके यौगिक को क्या करता है, कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। समझ में आया विस्थापन अभिक्रिया क्या है? देखो इन शॉर्ट अगर समझना होगा तो इन शॉर्ट में बस इतना कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा तत्व, रिएक्टिविटी सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट इसी से हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा तत्व किससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो इधर जितना है ना, ऐसे ऊपर चलोगे तो आपको ज्यादा रिएक्टिव, मतलब कि पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, Sn, Pb, Cu, जितना इधर जाओगे वो उतना क्या है, रिएक्टिव। उसके बाद है यहाँ कॉपर, देखो Fe, Ni, Sn, Pb, Cu, तो ये सबके बाद Cu है। जी सबसे कम रिएक्टिव क्या होता है, प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम से थोड़ा ज्यादा कौन होता है, गोल्ड होता है। गोल्ड से थोड़ा ज्यादा सिल्वर, सिल्वर से थोड़ा ज्यादा मरकरी, ठीक है, मरकरी से ज्यादा कॉपर। तो अगर ये सब अगर होता एलिमेंट, अगर ये सारा एलिमेंट होता, ये सारा तत्व होता, तो वहां पे क्या करता, कॉपर क्या कर देता, ये सबको विस्थापित कर देता। समझ में आया? तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद कर लेना, एकदम आपको याद कर लेना, तभी आप केमिकल इक्वेशंस को, आप रासायनिक समीकरण को आप विस्थापन मतलब कि आप सॉल्व कर पाओगे, कि नया विस्थापन आप करवा पाओगे, द्विविस्थापन करवा पाओगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद देगा तभी। तो इसलिए ये आपके नोट्स में ऐड किया गया है, तो आपको ये क्या करना है, याद कर लेना। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और एकदम नोट कर लो और आपको याद करना। ओके, अब हम लोग समझते हैं, हम लोग को समझ में आ गया कि अधिक क्रियाशील क्या है, कम क्रियाशील कौन सा तत्व है। ओके, अब हम लोग समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन देखो अभी हम लोग समझ रहे थे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, उसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर रहा था, उसके यौगिक से अलग कर दे रहा था, विस्थापित कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, द्विविस्थापन मतलब कि दो बार विस्थापन होगा। समझ रहे हो, नाम में ही छिपा है, विस्थापन 1 टाइम, द्विविस्थापन 2 टाइम, ठीक है, मतलब कि 2 बार विस्थापन हो रहा है। अब देखो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ये भी क्या एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अभिक्रिया करते हैं तथा दो अभिकारकों के धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन स्थान बदल लेते हैं, जिससे दो नए यौगिक या उत्पाद बनते हैं। समझ में आ रहा है? देखो द्विविस्थापन यहाँ पे नाम से ही आपका क्लियर है कि जब, ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें दो यौगिक अभिक्रिया करते हैं, तत्व और यौगिक
होप आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इस लेक्चर में नहीं बताया जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेजोरिटी होगा तो यौगिक और तत्व, ये सारा चीज भी जो बेसिक टर्म्स है वो सारा डिफाइन किया जाएगा। तथा दो अभिकारकों के धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन स्थान बदल लेते हैं। मतलब धनात्मक आयन जो दो अभिकारक होते हैं ना, अभिकारक भी आपको बताया गया है, आप लेक्चर 1-2 आप जाके चेक करना, उसमें आपको अभिकारक उत्पाद क्या होता है सब कुछ बताया गया। तो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन क्या करते हैं, स्थान बदल लेते हैं, जिसमें दो नए यौगिक, ऋणात्मक आयन और धनात्मक आयन क्या करते हैं, स्थान बदल लेते हैं, जिसमें दो यौगिक या फिर दो उत्पाद बनते हैं। अभी हम लोग को रिएक्शन से समझ में और क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। देखो, जब द्विविस्थापन अभिक्रिया में कभी कभी अवक्षेप का निर्माण होता है। देखिए अवक्षेप क्या होता है, जो इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे एक फैमिली मेंबर आ गए थे तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस हुआ होगा, उसको आप मैनेज कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग समझते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में कभी कभी क्या होता है, अवक्षेप बनता है, मतलब कि इनसॉल्युबल सॉलिड का भी निर्माण होता है। कैसे, वो देखिए यहाँ पे कि जब सोडियम सल्फेट, एक एग्जाम्पल को यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, सोडियम सल्फेट मतलब कि Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिला तो श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। जब ये दोनों को मिलाया जाता है तो एक जो पदार्थ बनता है, उत्पाद होता है, वो कैसा होता है, व्हाइट रंग का होता है। देखिए अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलने पर जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद का रंग कैसा होता है, तो श्वेत रंग होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बुक के अंदर से एग्जाम में, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। जो जल में अविलय होता है, अविलय मतलब देखो, विलय होना मतलब मिल जाना, घुल जाना, अविलय होना मतलब नहीं घुलना, नहीं मिलना, मतलब कि इनसॉल्युबल होता है। और इस अविलय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। समझ में आया कि अवक्षेप क्या होता है, वैसा पदार्थ जो अविलय होता है, किसमें, पानी में, तो हम वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, द्विविस्थापन के अंदर आता है। देखो कैसे, Na2SO4 है यहाँ पे, अब Na2SO4 है, Na2SO4 और BaCl2, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको विस्थापित कर दिया बेरियम को क्लोराइड से, और क्या बना दिया, 2NaCl बना दिया। और यहाँ पे फिर Ba किसके साथ ये हुआ, यहाँ पे, ठीक है, Na2 को विस्थापित कर क्या बना दिया, BaSO4 बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब द्विविस्थापन हुआ, दो बार विस्थापन हुआ। पहले Na2 यहाँ पे क्या इसको विस्थापित और क्या बना दिया, 2NaCl बना दिया, और फिर जो ये Ba है इसके साथ यहाँ पे आया और Na2 को विस्थापित करके अलग कर दिया, किससे, सल्फेट से, और क्या बना दिया, BaSO4। समझ में आया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में दो टॉपिक समझे, दैट इज विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी समझे कि ठीक है, कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट पहले ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम है, तो ये हम लोग यहाँ पे समझे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।